हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 22 दिसंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज की वीडियो का पहला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन का एक आर्टिकल है, चेंजेस टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो देखिए, इससे पहले कि हम इस आर्टिकल की इस एक्सप्लेन्ड सेक्शन की एक कर्सरी रीडिंग दें और समझें, मैं कुछ ब्रीफ बैकग्राउंड आपको देना चाहती हूँ। ये इसका ब्रीफ एक्सपर्ट हमने कल भी डिस्कस किया था और तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट GS2 में ये बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है। डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट का डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट बेसिकली एक डेलिबरेटिव और डायलॉग का प्लेटफॉर्म है। तो अगर बिल्स पे डिबेट नहीं हो रही, अगर जो रूलिंग पार्टी है वो डिबेट होने नहीं दे रही, या पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्पीकर की पोस्ट, बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट के। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, लॉ ब्रेकर्स बिकमिंग लॉ मेकर्स। इसका एक एलिमेंट है कि पार्लियामेंट्री कमिटीज को आप बिल्स नहीं भेजते, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनेंस रूट को केटर करना, जैसे फार्म बिल्स के टाइम पे हुआ था, ये सब कुछ आप पढ़ते हैं। ऑलराइट, लेकिन जब भी आप डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारा मैटर क्रिटिसिज्म पे मिल जाता है। तो लेकिन यू हैव टू बैलेंस योर आंसर आउट, राइट। तो आपको जो डायनामिक, कंटेम्प्रेरी, करंट अच्छे एग्जांपल्स डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट मिल रहे हैं, यू विल हैव टू कीप अ नोट ऑन इट। तो यही एग्जाम्पल एक डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट के काउंटर में हमें मिलता है यहाँ से, ऑल्दो इट इज नॉट रिटन हियर, बट दिस इज द थिंग यू विल हैव टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द आर्टिकल्स। तो ये कैसे एक एग्जाम्पल है, क्योंकि यूजुअली जो रूलिंग पार्टी है बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म में रहती है कि वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज को रेफर नहीं करते ऐसे कंट्रोवर्शियल बिल्स को। लेकिन इस जगह क्या हुआ था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल जो लाया गया है हमारे होम मिनिस्टर और यहाँ पे कॉर्पोरेशन मिनिस्टर द्वारा, तो ऑपोजिशन यानी कि कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, उन्होंने बोला कि देखिए, मैं पूरे ऑपोजिशन की वॉइस आपके पास रखता हूं और ये मेरा सजेशन है आपको कि प्लीज रेफर दिस पर्टिकुलर बिल टू द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी मान गए, ही अग्रीड टू इट एंड ही सेड ऑलराइट, वी अंडरस्टैंड कि ये स्टेट्स को कंसर्न करता है ये मैटर, सो वी विल रेफर इट टू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो ऐसा ही हो गया है। सो दिस इज अ लिटिल टाइनी एग्जाम्पल फॉर यू, जो डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट में आप लिख सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, एक और ब्रीफली चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। GS2 के लिए अगर आप सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, राइट। तो मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1950 में आया था, ओके, उससे क्या क्या एडिशंस हुई थी, जो मिस्टर नेहरू ने लीड किया था। आप प्लीज उसे बहुत थरली पढ़ें। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत थरली पढ़ें, क्योंकि उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ना ही केवल आपके GS2 के पर्सपेक्टिव से ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़िए, क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने कुछ ऐसे प्रोविजंस इंक्लूड किए थे, इंसर्ट किए थे, जिसको ओवरराइड करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था जनता पार्टी द्वारा। अब साथ ही में, क्योंकि कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स बहुत ज्यादा न्यूज में होते हैं, ओके, जैसे यहाँ पे इस केस में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पे क्या क्या हम ये वाला आई एम पॉइंटिंग आउट टू दिस पर्टिकुलर थिंग, यहाँ पे कुछ 3 चीजें लिखी हैं। अगर आपसे क्वेश्चन के अब 3-4 पार्ट्स होते हैं, तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट पे या बिल पे एक क्वेश्चन आया, ठीक है, तो GS2 में, तो उसका एक पार्ट ये भी हो सकता है कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या क्या चीजें इंसर्ट की थी, ऐड की थी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। Okay, Lok Sabha on Tuesday referred the Multi-State Cooperative Societies Amendment Bill 2022 to a joint committee of Parliament.
बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था दिसंबर 7 को। तो ऑपोजिशन मेंबर्स ने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट्स के बहुत सारे राइट्स को ले लेता है, इसीलिए इसको कमिटी को रेफर किया गया है। अब बिल क्या है, देखिए बिल क्या एम करता है, बिल चाहता है जो 20 साल पहले 2002 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट लाया गया है उसको ओवरहॉल करना, उसको अमेंड करना, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस तब से लेके अभी तक हो गए हैं। ओके, नीड टू अमेंड एग्जिस्टिंग लॉ, द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022 पायलटेड। अब देखिए, अगर हम देखें तो ये बात आपको पता है, ये जो कॉर्पोरेशन मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने पायलट किया है ये अमेंडमेंट बिल। लेकिन जो 2002 का मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट था, इट वाज एनेक्टेड बाय द अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट। लेकिन तब से, जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉपरेटिव्स की फील्ड में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। अब कॉपरेटिव क्या होता है, अगर मैं ब्रीफली आपको बताऊं, कॉपरेटिव एक कोई भी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होती है जब जो मेंबर्स हैं वो वॉलंटरली एक साथ आते हैं, क्योंकि सारे मेंबर्स के कॉमन इकोनॉमिक, सोशल या कल्चरल गोल्स होते हैं, उसको अचीव करने के लिए दे कम टुगेदर एंड हेंस दे फॉर्म एन एसोसिएशन विच इज नोन एज अ कोऑपरेटिव, वेयर दे कोऑपरेट, कम टुगेदर। ओके, तो तब से लेके अभी तक 2002 से 20 साल हो गए हैं, एवरीथिंग हैज गॉटन चेंज, सो इट नीड्स एन ओवरहॉल। एट दैट टाइम कॉपरेशन वॉज अ डिपार्टमेंट। अभी देखिए क्या चेंज आया है कि उस समय क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर कॉपरेशन आया करता था। लेकिन अभी क्या है, जुलाई 6 2021 को सरकार ने एक सेपरेट कॉपरेशन मिनिस्ट्री बनाई थी, और मिस्टर शाह पहले कॉपरेशन मिनिस्टर बन गए थे भारत के। सून आफ्टर टेकिंग द चार्ज। अब देखिए, अभी आपको यहाँ पे लग रहा होगा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आगे धीरे धीरे एज वी विल एडवांस फर्दर, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Okay, soon after taking charge of the ministry, he announced। अभी देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला था, जैसे ही वो कॉपरेशन मिनिस्ट्री बनाई गई थी तो उन्होंने अनाउंस किया था कि एक नई कॉपरेटिव पॉलिसी लाई जाएगी, और जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसे भी अमेंड किया जाएगा। तो अगर हम ब्रीफली देखें, यहाँ पे कुछ बहुत खास नहीं है, बट वी विल गेट टू नो के बिल का ऑब्जेक्टिव क्या है और क्यों बेसिकली बिल को लाया जा रहा है। सो इट वाज एनेक्टेड टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू cooperative societies with objects not confined to one state and serving the interests of members in more than one state। अभी देखिए, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है कि उसके जो मेंबर्स हैं वो एक स्टेट से, महाराष्ट्र से नहीं आते, कर्नाटका से भी आते हैं, वो बॉर्डर करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अभी देखिए मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि आप इंटरस्टेट ट्रेड पढ़ते हैं, इंटरस्टेट रिवर्स पढ़ते हैं, रिवर वैलीज पढ़ते हैं, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का, आप 7th शेड्यूल की बात कर रही हूँ मैं, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने एक अपर हैंड दिया है, बिकॉज अदरवाइज कौन देखेगा। तो यहाँ पे भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अमेंड करने के लिए, उनके डेमोक्रेटाइजेशन करने के लिए ये बिल बेसिकली लाया गया है। और कैसे होगा ये सब कुछ अभी हम देखेंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट। ओके, तो यहाँ पे यही सारी चीजें लिखी हैं कि म्यूचुअल एड, सेल्फ हेल्प, एंड टू एनेबल देम टू प्रमोट देयर इकोनॉमिक एंड सोशल बेटरमेंट एंड टू प्रोवाइड फंक्शनल ऑटोनॉमी एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू। अब देखिए ये क्या लिखा है, अब यहाँ पे एक और बात आपको याद रखनी है। जब 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2011 में, तो इसने पार्ट 9B संविधान में ऐड किया था, कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया था। अब हम पार्ट 9B पढ़ रहे हैं, तो पार्ट 9A क्या है, पार्ट 9 क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक है। पार्ट 9 क्या है, पंचायत है। पार्ट 9A क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज है। पार्ट 9B क्या है, कॉर्पोरेशंस यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। ओके, सो दिस इज वेरी बेसिक एंड यू मस्ट नो इट। इन व्यू ऑफ इंसर्शन ऑफ द सेड पार्ट इट हैज बिकम। अब देखिए वही चीज पहले क्या था 2002 में, अगर हम देखें तो ये 2011 में आई है ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो अभी आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास, बहुत सारे और प्रोविजंस ऐड किए गए थे इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद। तो इट बिकम्स इम्पेरेटिव कि उस एक्ट को, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इतना बड़ा स्टेटस नहीं देता था, उसको थोड़ा सा ओवरहॉल किया जाए। फर्दर डेवलपमेंट्स ओवर द इयर्स आल्सो नेसेसिटेटेड रिक्वायर्ड चेंजेस इनटू द एक्ट सो एज टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव मूवमेंट। न्यू रूल्स फॉर मर्जर। अभी देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। अब बिल के कुछ हम प्रोविजंस देख लेते हैं। अगर आपको कोई ये सजेस्ट करे कि बिल पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता, दैट इज रॉन्ग।
ओके बिल पढ़ना ना ही केवल मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, आप उठा के देखिए, आप 2017 का पेपर उठा के देख सकते हैं, उसमें जो डेटा प्रोटेक्शन बिल पे जो फॉर्मर जस्टिस थे उनके द्वारा जो भी ड्राफ्ट किया गया था वो पूछा गया है, बिल की प्रोविजंस पूछे गए हैं। तो इट इज नॉट लाइक दैट कि बिल पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एक्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तब तक आप उसे छोड़ सकते हैं। दैट इज कंप्लीटली फॉल्स। टू नॉट फॉल इनटू सच ट्रैप्स। ओके, तो न्यू रूल्स फॉर मर्जर, तो बिल एक प्रोविजन लेके आता है मर्जर के लिए। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर द मर्जर ऑफ एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी इनटू एन एग्जिस्टिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी देखिए इससे पहले क्या होता था, यानी कि हम 2002 के एक्ट की बात करें, उससे पहले केवल एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ही खुद को मर्ज कर सकती थी, खुद को ऐड कर सकती थी एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ। लेकिन अभी कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप एक पर्टिकुलर स्टेट तक ही सीमित हैं, तब भी आप खुद को मर्ज कर सकते हैं एक रेजोल्यूशन लाके मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ। ठीक है, तो ये रेजोल्यूशन कैसा होना चाहिए, इसको कम से कम 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग के द्वारा पास करवाना पड़ेगा जनरल मीटिंग पे सोसाइटी की, और फिर मर्जर वुड हैपन। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, पहला प्रोविजन था। दूसरा प्रोविजन क्या है, इलेक्शन अथॉरिटी के बारे में। अब देखिए ये क्या करता है, ये जो नया बिल आ रहा है, ये एक कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करता है। तो देखिए जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में अभी इनिशियली पढ़ा था कि सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इनको डेमोक्रेटाइजेशन करें, इलेक्शंस परफॉर्म अच्छे से हो सके, ऑटोनमस वे में हो सके, किसी तरह का इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व ना हो, जो रिसेंटली देखा गया है बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। ओके, तो ऐसा ना हो, इसीलिए कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी एस्टैब्लिश की जाएगी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने की संभावना से। ठीक है, तो इन द कोऑपरेटिव सेक्टर एज पर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट द अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ, अब ये जो इलेक्शन अथॉरिटी है जो इलेक्शन को रेगुलेट करेगी, ओवरसी करेगी, सुपरवाइज करेगी सब कुछ, इसमें एक चेयरपर्सन होंगे, एक वाइस चेयरपर्सन होंगे, और मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 3। तो ये कौन अपॉइंट, ये सारे ही अपॉइंट करेंगे सेंटर। ठीक है, तो 3 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, एक चेयरपर्सन होंगे और वाइस चेयरपर्सन होंगे। ओके, तो अगर हम देखें कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी, 5। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर चेयरपर्सन, अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस तरह का एक स्ट्रिक्ट, ताकि किसी तरह की वेस्टेड इंटरेस्ट यहाँ पे ना इन्वॉल्व हो, पॉलिटिसाइजेशन ना हो, पावर पॉलिटिक्स और ये सब कुछ ना हो, इसीलिए चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और मेंबर्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट क्वालिफिकेशंस रखी हैं। अगर हम अमेंडमेंट के अमेंडमेंट के प्रोविजंस को रीड करें, अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड, अगर आप अपॉइंट होना चाहते हैं चेयरपर्सन के रूप में इस इलेक्शन अथॉरिटी में, तो आप एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में होने चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इक्विवेलेंट रैंक। ओके, तो मतलब अगर आप कभी भी रहे हैं पास्ट में या इस तरह से अभी भी हैं, तो आपको रिजाइन करवा सकते हैं वहां से। तो एडिशनल सेक्रेटरी अगर है आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, या फिर कोई इक्विवेलेंट रैंक है आपकी एडिशनल सेक्रेटरी की, तो आप अपॉइंट हो सकते हैं चेयरपर्सन के रूप में। अब वाइस चेयरपर्सन कौन होगा, अगर आप ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हैं। ठीक है, और मेंबर्स क्या होंगे, मेंबर्स की क्वालिफिकेशन वो सेंटर डिसाइड करेगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 97th अमेंडमेंट एक्ट। तो देखिए 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2011 में आया था, सबसे पहला काम तो इसने क्या किया था, पार्ट 9B ऐड किया था, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पार्ट, अगेन आई वुड रिटरेट एंड रिपीट, पार्ट 9 क्या है, पार्ट 9 है द पंचायत, पार्ट 9A क्या है, द म्यूनिसिपैलिटीज, पार्ट 9B क्या है, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओके, तो नंबर 1 पॉइंट आपको यहाँ से ये मिलता है। अब नंबर 2, इसने क्या किया था, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने फंडामेंटल राइट्स, यानी कि पार्ट 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें एक अमेंडमेंट की थी। उसमें क्या अमेंडमेंट की थी, इन्होंने राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सब कुछ आप पढ़ते हैं, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में एक सब क्लॉज ऐड किया था कि आप यू हैव द फ्रीडम टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये आप जानते हैं। ओके, तो नंबर 2 पॉइंट आपका ये है। नंबर 3 पॉइंट आपको यहां से मिलता है, डीपीएसपी भी एक ऐड किया था, आर्टिकल 43B, जो प्रमोशन ऑफ कॉर्पोरेशन सोसाइटीज के बारे में बात करता है, इट वाज आल्सो इंसर्टेड अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो दीज आर द 3 थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर, यू विल हैव टू रिमेंबर देम। ओके, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन है ना, ये सब कुछ भी देखा गया है लेटली कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, इसीलिए अमित शाह जी ने कहा था वी विल हैव टू
ब्रिंग एन एंड टू दीज वेस्टेड इंटरेस्ट। तो इसके लिए क्या होगा, क्लॉज 37 बिल का ये कहता है, आपको क्लॉज 37 वगैरह याद नहीं रखना, पर बिल का एक प्रोविजन है जो बेसिकली क्या करने की कोशिश करेगा, पेनल्टी बढ़ा दी है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पेनल्टी है कुछ तरह के ऑफेंसेस के लिए, ठीक है। वेयर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जब जहां पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई भी अनलॉफुल गेन अटेन करते हैं, ओके, इस सोसाइटी, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, नाम लग रहा है कि सोसाइटी के काम के लिए पैसा आ रहा है, पर एक्चुअली उनके पास जाता है एंड ऑल ऑफ दैट, या फिर वो यूटिलाइज करते हैं सोसाइटी के किसी भी एसेट को फॉर पर्सनल अनलॉफुल गेन्स, सच डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स कंसर्न शैल बी पनिशेबल। तो पनिशेबल क्या है, किसके साथ है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 month but which may extend to 1 year, or with fine which shall not be less than 5,000 rupees, may extend to 1 lakh rupees, or with both, and proceeds of such अब देखिए, ना ही केवल आपको 1 महीने से 1 साल तक की सजा हो सकती है, ना ही केवल 5,000 से 1 लाख तक का फाइन भरना पड़ सकता है, बल्कि जो आपने अनलॉफुल गेन्स, ये जो आपको फायदा हुआ है अनलॉफुली, ठीक है, वो भी बेसिकली आपसे रिकवर किया जाएगा, ओके, एंड इट विल बी डिपॉजिटेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पे बहुत सारी, आप कह सकते हैं कि फ्री हैंड मिल जाता है, जहाँ भी एज सेंटर में प्रिस्क्राइब्ड, क्वालिफिकेशंस एज सेंटर में प्रिस्क्राइब्ड, ये सब कुछ हो जाता है, ओके। ओम्बड्समैन पावर्स, तो एक प्रोविजन क्या है, ओम्बड्समैन क्या होता है, ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए एक बीच में जैसे लोकपाल है, ठीक है, तो वैसे ही जैसे केरला में क्या है, पंचायती ओम्बड्समैन भी है, तो इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी ओम्बड्समैन होना चाहिए। तो यूजुअली ओम्बड्समैन क्या काम करता है, अन्ना हजारे मूवमेंट की सबसे बड़ी मांग ही यही थी, क्योंकि करप्शन है, ये सब कुछ वगैरह, कोई मिनिस्टर या किसी के खिलाफ अगर कोई करप्शन केस फाइल करना हो तो, एंड ऑल ऑफ दैट, तो ये सारे ग्रीवेंसेस सुनता है ओम्बड्समैन। तो इसमें भी बेसिकली यही किया गया है, गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है एक नया चैप्टर हम लेके आएंगे रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट से रिलेटेड, और इस चैप्टर में बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि हम एक या एक से ज्यादा कोऑपरेटिव ओम्बड्समैन को बेसिकली लेके आएंगे विद अ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन फॉर इंक्वायरिंग इनटू द कंप्लेंट्स। तो बेसिकली क्या होगा कि अगर एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो जोन सी भी स्टेट में आपका एरिया लाई करता है, तो वहां पे बेसिकली आपका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होगा और आप इंक्वायर कर सकते हैं इन तरह की कंप्लेंट्स में, ठीक है। For this a new section, okay, this is not important, the cooperative ombudsman shall on receipt of a complaint, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केसेस तो आते रहते हैं, लिटिगेशन एंड ऑल ऑफ दैट, फिर ये सालों साल पड़े रहते हैं, तो अगर अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या फिर ऑफिसर को पता है कि क्या हो जाएगा, लग जाए करप्शन का केस, आ जाएंगे कितने साल लग जाएंगे, 30 साल 60 साल, है ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसी चीज को कर्व करने के लिए बेसिकली टाइम बाउंड रिड्रेसल की बात की गई है कि इंक्वायरी और एडजुडिकेशन 3 महीने के अंदर अंदर ओम्बड्समैन को करनी होगी, और ओम्बड्समैन के जो बेसिकली पावर्स होंगी वो सिविल कोर्ट वाली पावर्स होंगी, वो किसी को समन दे सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, यही सिविल कोर्ट के पास पावर्स होती हैं, तो ओम्बड्समैन के पास भी सिविल कोर्ट वाली पावर्स होंगी। फंड फॉर रिवाइवल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम बहुत सारे एक मर्जर का हमने प्रोविजन देख लिया है ना, इलेक्शन अथॉरिटी का प्रोविजन देख लिया, चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन की क्या क्वालिफिकेशंस होंगी ये देख ली हमने, स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स देख ली, तो अब हमारा एक प्रोविजन क्या है लास्ट जो हमें डिस्कस करना है, वो फंड फॉर रिवाइवल, ओके। तो बिल बेसिकली क्या करना चाहता है, वो एक और सेक्शन ऐड करना चाहता है 2002 के एक्ट में, जिससे एस्टैब्लिश किया जाएगा कोऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड। तो क्योंकि बहुत सारी सिक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, दे आर नॉट प्रिटी वेल ऑफ, दे आरंट गोइंग डूइंग गुड, तो इनको हेल्प करने के लिए, ओके, तो यही बेसिकली यहाँ पे लिखा है। It also proposes to insert a new section 70A relating to the concurrent audit। तो ठीक है, ऑडिट की भी बात की गई है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से। ऑडिट आप जानते हैं कि क्या होता है, कि जितना आप अपनी एंट्रीज में दिखा रहे हैं उतना ही फिनेंशियल आपको गेन हुआ है, या उतना ही एक्सपेंडिचर हुआ है जितना आप एंट्रीज में दिखा रहे हैं, कोई मिसमैच तो नहीं है, कोई एम्बेजलमेंट तो नहीं हुई है, एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो ये जो कॉन्करेंट ऑडिट है वो किस तरह की मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए है, जिनकी एनुअल टर्नओवर या डिपॉजिट ऑफ मोर देन जो एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा होगा, वो भी अगेन सेंटर डिटरमाइन करेगी, ठीक है। अब स्टेट सब्जेक्ट, तो ऑपोजिशन बेसिकली क्या है,
यहाँ पे बेसिकली मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ। ओके, देखिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी सब्जेक्ट है, 7 शेड्यूल आप जानते हैं, जिसमें 3 लिस्ट होती हैं। एक होती है सेंट्रल लिस्ट, एक होती यानी कि यूनियन लिस्ट, ठीक है, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का सब्जेक्ट है वो एंट्री 32 में आता है स्टेट लिस्ट की, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज अ स्टेट सब्जेक्ट। ओके, ये 7 शेड्यूल की हम बात कर रहे हैं। साथ ही में अगर हम सेंट्रल लिस्ट का, यूनियन लिस्ट का एंट्री 43 देखें तो वो क्लियरली कहता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज वुड नॉट कम अंडर द सेंटर्स डोमेन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अगर आप एंट्री 43 पढ़ेंगे तो वो क्या कहता है, देखिए जो इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स होता है या फिर जो इंटरस्टेट जितनी भी चीजें होती हैं, क्योंकि इंटरस्टेट तो एक कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं गवर्न कर सकती ना, तो सेंटर का रोल आ जाता है। लेकिन एंट्री 43 एक्सप्लिसिटली ये लिखता है इंटरस्टेट ट्रेड, कॉमर्स, फाइनेंशियल मैटर्स, regulation, everything will come under center's domain except for cooperative societies। आप समझ रहे हैं? तो मतलब बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है इससे कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी नहीं आएंगी, क्योंकि वो भी तो इंटरस्टेट वाली चीज ही है ना। अभी इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, क्या होगा, दैट वी डू नॉट नो। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ दिस। आपको सब समझ आया? ओके, तो अभी दूसरा आर्टिकल है, एज जेलेंस्की लैंड्स इन यूएस, क्रेमलिन वांट्स मोर आर्म्स टू एग्रोवेट वॉर। तो देखिए ये क्या हुआ है, यूक्रेनियन जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, वो वॉशिंगटन गए हैं। ये उनकी पहली विजिट है जब से वॉर शुरू हुई है अपने देश से बाहर जाने की। अभी तक जितने भी आप देख रहे थे जेलेंस्की की इन्वॉल्वमेंट यूएन की स्पीचेस में, सब कुछ वर्चुअली हो रही थी। ओके, तो वो एक समिट हो गया जो बाइडेन और जेलेंस्की के बीच में। कांग्रेस को भी एड्रेस करेंगे वो। ओके, क्योंकि बेसिकली उन्हें सपोर्ट चाहिए रशियन इन्वेडर्स के खिलाफ, तो इसीलिए वो सबका सपोर्ट मांगेंगे फिनेंशियली, डिफेंस की टर्म्स में एंड ऑल ऑफ दैट। तो देखिए जाने से पहले अपने ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने हिज फर्स्ट नोन ये सब कुछ उन्होंने बोला कि वॉच टू स्ट्रेंथन इट्स resilience and defense capabilities of Ukraine and to discuss cooperation with the US. Just before his arrival, US ने भी अनाउंस किया its largest single delivery of arms to Ukraine. उनके आने से पहले ही US उनको प्रॉमिस कर चुका है कि हम पेट्रियट सरफेस टू एयर मिसाइल्स आपको देंगे। कांग्रेस ने बोला है कि हम $45 बिलियन की इमरजेंसी असिस्टेंस देंगे यूक्रेन को। उस पर वोटिंग शुरू हो गई, ठीक है। द क्रेमलिन, अब देखिए ऑफ कोर्स मॉस्को तो एनरेज्ड हो गए। मॉस्को ने साथ ही में बोला है, साइमल्टेनियसली बोला है कि अगर आप यूएस आर्म्स और देंगे यूक्रेन को तो यू आर एग्रोवेटिंग दिस डेवास्टेटिंग वॉर। ओके, तो आप खुद को ये मत समझिए कि आप चाहते हैं कि ये वॉर एंड हो जाए। यू आर अ कॉन्ट्रीब्यूटर एंड यू आर अ पार्टिसिपेंट इन दिस वॉर। ओके, एंड रशियाज डिफेंस मिनिस्टर, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि मॉस्को की मिलिट्री को एक्सपैंड करने की जरूरत है, कम से कम 5 लाख लोगों को और ऐड करने की जरूरत है। देखिए अभी ये तो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है, क्योंकि आप फिर सिविलियंस को, वो वॉलेंटियर्स हो भी ना, जबरदस्ती उनको ऐसी इमेजेस आई थी कि हाथ पकड़ पकड़ के लेके जाया जा रहा है। सो दैट इजंट अ गुड थिंग। बट ऑफ कोर्स लेट्स सी व्हेन दिस वॉर वुड कम टू एन एंड। द ऑड्स ऑफ मास प्रॉस्पेरिटी। अब देखिए ये आपके लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से मिलता है, और ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक ब्रीफ आप कीवर्ड्स में लिख के रखिए अपने पास। दिस कुड बी अ वेरी गुड पॉइंट फॉर यू, सजेशन, वे फॉरवर्ड फॉर यू, इवन अ कंक्लूजन फॉर यू इन GS3 आंसर्स, ठीक है। तो क्या बेसिकली हमें यहाँ से पॉइंट मिलता है, पहले थोड़ी सी कर्सरी रीडिंग एंड देन आई वुड एक्सट्रैक्ट दैट पर्टिकुलर पॉइंट फॉर यू। ओके, समटाइम इन अप्रैल 2023, देखिए हम अप्रैल 2023 के आसपास एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो चाइना की पॉपुलेशन को एक्सीड कर जाएगी। अब देखिए ये माइलस्टोन जो होगा ये बिटर स्वीट है, थोड़ा कड़वा भी है, थोड़ा मीठा भी है। वाई स्वीट, वाई इज इट स्वीट? क्योंकि हम बेसिकली अगर कह रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी तो है कि हमारे डेथ रेट कम हुआ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। तो जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए थे 1947 में, तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी केवल 31 ईयर्स थी। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा माल न्यूट्रिशन, फेमीन्स एंड ऑल ऑफ दैट, बहुत सारी दिक्कतें थी जिस वजह से 31 ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। तो अभी कितनी है? अराउंड 60-70, ठीक है। तो दिस इज द रफ एस्टिमेट। ओके, अब हमने देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने के लिए कोई टॉप डाउन अप्रोच नहीं ली थी, जो चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी और ये सब कुछ, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था।
ठीक है। तो अब चाइना का क्या है, चाइना ने अपनी पॉपुलेशन कम करने के लिए, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो वन चाइल्ड पॉलिसी, अभी आपने वन चाइल्ड पॉलिसी तो आप ले आए, बट ऑफ कोर्स फिर आपकी एजिंग पॉपुलेशन वो बढ़ रही है, तो आप आपका सपना है कि आप जल्दी जल्दी, मतलब ओवर ऑप्टिमिस्टिक कहीं लोग तो हो जाते हैं लिखने में कि देखिए अगले साल ही यूएस को ओवरटेक कर लेगा, बट वो तो कहीं दिखता नहीं। जीरो कोविड पॉलिसी आ गई, उसने डेवेस्टेट कर दिया पूरा चाइना को। फिर उसके बाद आपकी पॉपुलेशन एज कर रही है, वर्कफोर्स नहीं होगी, यंग पॉपुलेशन नहीं होगी, तो वर्कफोर्स कहाँ से आएगी? तो अभी चाइना ने एनकरेज करना शुरू कर दिया है अपने पॉपुलेशन को कि यू प्रोड्यूस मोर बेबीज, यू कैन डू दैट। सी, पहले आप वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आए, आपने बहुत सारी विमेन को, सबको वर्कफोर्स में ऐड किया, उनके लाइफस्टाइल अब बहुत अलग हो गए हैं, एवरीबडी इज वर्किंग देयर, है ना? तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके दे वुड सिट एट होम एंड प्रोड्यूस बेबीज? दैट्स इनसेन। एंड नाउ आपको याद होगा ये चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, इसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल आया था, जिसमें बहुत ब्रीफ एडिटोरियल था, जिसमें ऐसी रिपोर्ट्स पता चली थी कि वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या कर रहे हैं, दे वुड, उनको जैसे पता है कि किसकी शादी हुई है अभी रिसेंटली, तो वो एक महीने बाद ही दे वुड call the woman and they would ask her कि are you expecting a baby, when are you expecting a baby? This is insane, so ये जब आप टॉप डाउन ऐसी चीजें कर, सी वही चीज है ना, आप कैसे बोल सकते हैं किसी को कि आप you do not work and you sit at home, ये this is not possible। तो एटलीस्ट इंडिया के पास क्या है कि हमने बिना किसी इस तरह की पागलपंती के अपना जो भी ऑब्जेक्टिव अटेन करना था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने का, वो हमने किया। अब देखिए, ये तो हमने स्वीट पार्ट देख लिया, अब बिटर क्या है? बिटर है कि अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, मास पॉपुलेशन, मैसिव पॉपुलेशन, अब इस मैसिव पॉपुलेशन की मैसिव मास प्रोस्पेरिटी भी तो चाहिए, है ना? इतने सब लोगों को इंश्योर करना कि प्रोस्पेरिटी सब तक डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। और फियर्स तो ऑफकोर्स ये रहेंगे ही कि कहीं ऐसा ना हो कि एक सेक्शन की वजह से हम बार बार हमारी जीडीपी बढ़ती हुई हर जगह देखे, IMF, वर्ल्ड बैंक सब हमारी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन फिर जब हमारी कंट्री में आए तो देखे कि इतने सारे गरीब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो इट्स नॉट गुड, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इंडिया की जो लार्ज, अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इट इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपको यहाँ से मिलता है, वो ये है, और आप सोचने की कोशिश कीजिए इस तरह से, जो मिस्टर सब्रवाल ने यहाँ पे लिखा है, इंडियाज लार्ज remittances from a small population overseas reinforce that our mass prosperity strategy should be human capital and formal jobs। अब इसका मतलब ये है, अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है जिसने ये बताया है कि वैसे तो सिर्फ ये पहली बार नहीं हुआ, बहुत सालों से ऐसा है कि इंडिया लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसेप्टर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूरी कंट्री में रेमिटेंस क्या होता है, जो हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं जो बाहर गए हुए हैं, फिर अपना पैसा बाहर से अपने यहाँ पे पेरेंट्स को या फिर अपनी फैमिली को यहाँ भेजते हैं। ठीक है, तो हम लार्जेस्ट रिसिपिएंट है रेमिटेंसेस के टर्म्स में, और ये जितने भी मोस्टली लोग बाहर गए हैं, ये अगर ऑफ कोर्स रेमिटेंस जो भेज रहे हैं वो मोस्टली टेक जॉब्स में इन्वॉल्व हैं। तो आई होप आपके समझ पा रहे हैं कि हमारी मास प्रोस्पेरिटी स्ट्रैटेजी ह्यूमन कैपिटल, स्किलिंग, इस पे बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि हमारे को थोड़ा इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट मिल रहा है। ठीक है, सो इस तरह से हम प्रोस्पेरस बना सकेंगे। ओके, अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर ह्यूमन कैपिटल ड्रिवन प्रोडक्टिविटी इज आर सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे क्या है, 0.8% ऑफ द वर्कर्स जनरेट 8% ऑफ जीडीपी। तो आप खुद देख सकते हैं सॉफ्टवेयर सेक्टर में कितना कम रेशो ऑफ पॉपुलेशन कितना बड़ा जीडीपी को अकाउंट कर रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है। सी, डेटा स्पीक्स अ लॉट, स्टैट्स स्पीक अ लॉट। ओके, तो इनको देख के अपनी स्ट्रैटेजी को, मास प्रोस्पेरिटी स्ट्रैटेजी को डिवाइस करना पड़ेगा। दिस केस इज reinforced by remittances from our overseas population of less than 2% of our resident population, crossing $100 billion last year। तो यही रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे। तो अब अगर हम एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की बात करें, वो सजेस्ट करता है कि देयर हैज बीन, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों ऐसा है कि रेमिटेंसेस तो हमारे पास पहले भी बहुत आती थी, तो पहले हमारे गल्फ कंट्रीज में जैसे सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, इधर ना माइग्रेंट वर्कर्स जो होते थे वो बहुत, आप कह सकते हैं कि लो स्किल्ड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व थे। ठीक है, कोई गूगल में काम करने नहीं जाता सऊदी अरेबिया में या यूएई में। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, इन तरह की चीज़ें हैं ना, कतर में तो आप जानते हैं कितना इनफेमस है वो अपने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, किस तरह से ट्रीट करते हैं हमारे इंडियंस को और बाकी जितने भी वहाँ पे माइग्रेंट पॉपुलेशन है। तो ये बेसिकली शिफ्ट हमने देखा है कि अभी यहाँ से ज़्यादा
हाई स्किल्ड फॉर्मल जॉब्स में हम देख रहे हैं वो भी हमारी रेमिटेंसेज यूएस, यूके, सिंगापुर इनसे आ रही है, ठीक है। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसी पे, ह्यूमन कैपिटल पे ही काम करना है, स्किलिंग पे काम करना है। लास्ट ईयर यूएस रिप्लेस्ड यूएई एज द सिंगल बिगेस्ट सोर्स कंट्री विद 23% ऑफ रेमिटेंसेज। तो इसका मतलब ये है कि यूएस लोग ज्यादा जा रहे हैं, और यूएस में तो कोई आपको कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए नहीं बुलाता ना यहाँ से, ओके। ग्लोबल एक्सपीरियंस सजेस्ट वेयर गवर्नमेंट स्पेंड मनी। अब देखिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कुछ कुछ ब्रीफ चीज़ें हैं, क्योंकि पूरा आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एकेडमिक आर्टिकल है, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग है कि ओके, स्पेंडिंग मनी, फ्रीबीज पे इतनी डिबेट चल रही है ना, तो उसके वेक में अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो गवर्नमेंट स्पेंड मनी करती है और करना ही पड़ेगा उनको एक्सपेंडिचर, पर इम्पोर्टेंट क्या है कि वो कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। क्या वो रोड्स बना रहे हैं, वो हेल्थ केयर पे स्पेंड कर रहे हैं, या पेंशन पे ही लगाए जा रहे हैं सिर्फ, कहाँ जा रहा है पैसा, है ना। एंड हाउ दे आर एंड हाउ द स्पेंडिंग इज फाइनेंस, यानी कि स्पेंड तो कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, ठीक है, समझ आ गया, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि उनका स्पेंडिंग आ कहाँ से रहा है, उसको सोर्स क्या है स्पेंडिंग का, ठीक है। क्या उनका टैक्सेस से रेवेन्यू इतना आ रहा है कि उसको ही वो स्पेंड कर देते हैं और कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब कुछ वगैरह बना देते हैं, या फिर वो बोरो कर रहे हैं, डेट है उनके ऊपर और बोरो कर करके स्पेंड कर रहे हैं। तो कहाँ स्पेंडिंग हो रही है और स्पेंडिंग की फिनेंस कहाँ से आ रही है, ये दोनों फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई वुड सजेस्ट स्पेंडिंग, एक्सपेंडिचर, डेट, फ्रीबीज, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उसमें आप ये जरूर लिखें। और टू थ्रॉन्ग्ड स्वॉर्ड, कहाँ जा रहा है पैसा, और ये पैसा जो जा रहा है इसको ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि हम कितना स्पेंड करते हैं ये तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमने अभी 80 लाख करोड़ रुपए स्पेंड किया है, ओके। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट मिलता है। द यूनियन बजट इन फेब्रवरी विल रिन्यू द रिफॉर्म एजेंडा। अभी देखिए इन्होंने, क्योंकि यूनियन बजट आने वाला है फेब्रवरी में, तो कुछ कुछ सजेशन हर सेक्टर से आ रही है। इंडस्ट्री क्या कहती है कि आप इस तरह की ट्रेड पॉलिसी लेके आइए और ये सब कुछ वगैरह। तो एक सजेशन यहाँ पे एक और हमें मिलती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द क्लोजेस्ट वी हैव टू मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट। द फाइनेंस बिल मस्ट टारगेट प्रोडक्टिविटी एंड कंटिन्यूटी बाय लेजिस्लेटिंग ह्यूमन कैपिटल and formal job reforms previously proposed. It should reduce the implementation glide path. अभी देखिए क्या है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, देखिए ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है कि आप ह्यूमन को कैपिटल बनाएं, आप ह्यूमन पे इतना इन्वेस्ट करें कि वो खुद में एक बेनिफिटिंग, प्रॉफिटिंग कैपिटल बन जाए। यही है ना ह्यूमन कैपिटल का कॉन्सेप्ट। तो आप कैसे, सबसे पहले तो आप बिल्कुल बेस लेवल पे काम करना शुरू करेंगे एक ह्यूमन के। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उस पर एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है ये 2020 की, पर इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड आपने 15 साल का रखा है कि इतने इतने टाइम में इतने तक हम कर लेंगे, लेकिन इसको कट डाउन करने की जरूरत है 5 साल तक, ठीक है। ओवर ऑप्टिमिस्टिक पर हो सकता है, सिंस द गवर्नमेंट कैन इज डूइंग अ लॉट इन मेनी मेनी सेक्टर्स। अगर ब्रिजेस बन सकते हैं इतनी जल्दी एयरपोर्ट्स बन सकते हैं, तो ये भी डेफिनेटली हो सकता है। और ये तो बल्कि ब्रिजेस और एयरपोर्ट से भी थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी एजुकेशन को रखने की जरूरत है, okay. It should abolish separate licensing requirements for online degrees. अब this is not very important. हाँ, एक पॉइंट यहाँ से जो आपको मिलता है, आप हमेशा आप एम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चन लिखिए, जरूर लिखिए अप्रेंटिसशिप के बारे में। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि you will learn as you will work, experience will give you the required knowledge, ठीक है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो एम्प्लॉयर्स हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर होता है, फिर आप एम्प्लॉय होंगे जो सीखेंगे जॉब करते करते, तो एक ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट होनी चाहिए, एक सरकार भी तो है साथ में, है ना। तो इससे बेसिकली, क्योंकि जो इस तरह के एम्प्लॉयर्स हैं ना, वो दे आर नॉट रेडी, वाई शुड दे बी स्पेंडिंग, कि वो क्यों सिखाए एम्प्लॉयज़ को, सिखाए भी वही, पैसा भी वही दे, तो वो अग्री नहीं करते इस चीज़ के लिए। लेकिन इससे बढ़िया कोई, देखिए क्योंकि बात क्या है, देयर इज अ गैप। जो हमारी एजुकेशन सिस्टम जिस तरह के बच्चे प्रोड्यूस कर रही है, जिस तरह की नॉलेज के साथ, लेकिन इंडस्ट्री तो वो डिमांड ही नहीं करती, इंडस्ट्री कुछ और डिमांड करती है। तो इसीलिए इंडस्ट्री को ही पता है कि उनकी डिमांड क्या है, तो फिर इंडस्ट्री ही सिखा दे, ठीक है। तो ये जो गैप है इसको ब्रिज करना बहुत जरूरी है, और वो ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ही कर सकता है, ओके। सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, you must write it. Okay, let's see what else is left in this particular newspaper. Then we will switch to a very important article in the Hindu. Okay, okay. I think I just missed something. Just let me check. Okay, so this was the article. Chinese aggression is another reason to strengthen ties with India, US lawmakers. Now, I wouldn't be discussing this, but I would be telling you something which is
एन एक्सर्प्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीजें लिखी, लेकिन आपको समझने की जरूरत है अगेन। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यूएस के लॉ मेकर्स कहते हैं कि टॉप यूएस लॉ मेकर्स के, अभी देखिए इंडिया की जो टेरिटरी है, इससे पता चलता है कि वो कंसिस्टेंट परसिस्टेंट थ्रेट पे है चाइनीज ट्रूप से, ठीक है। तो ये हमारे लिए अब रीजन है कि हमें और स्ट्रेंथन कर लेनी चाहिए अपनी मिलिट्री पार्टनरशिप, अपनी हर सेक्टर में पार्टनरशिप यूएस और इंडिया को। अब आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए और आप समझिएगा, ठीक है। अभी क्या हुआ कि आपको याद होगा कि जब एलएसी क्राइसिस हुआ था, गलवान क्लैश हुआ था 2020 में, वो क्यों हुआ था? बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ने ये बोला था, बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी बिटवीन इंडिया एंड यूएस द गलवान क्लैश हैपेंड। ओके, और इस पे काफी हद तक कंसेंसस भी था बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे यूएस के साथ के वजह से गलवान क्लैश हो गया, फिर गलवान क्लैश हो गया, फिर उसके बाद इंडिया ने क्या कहा और यूएस ने क्या कहा, तब भी तो ट्रम्प हुआ करते थे, ठीक है, कि अब हम अपनी पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करेंगे क्योंकि चाइना से मिलके फाइट करना है। तो क्वाड जो है, क्वाड में उससे पहले इंडिया ने कभी भी अग्री नहीं किया था कि हम ऑस्ट्रेलिया को मालाबार एक्सरसाइज में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो चाइना पसंद नहीं करती। लेकिन भारत ने कहा कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया भी इस बार से मालाबार एक्सरसाइज में आएगी। तो इससे क्या हुआ, और हमारा जो यूएस क्वाड ये स्ट्रेंथन हो गया रिलेशनशिप, ओके। तो हमारा थोड़ा, हमने एक अपना फियर यहाँ से हटा दिया चाइना का। अभी क्या हुआ कि हमने यूएस के साथ, क्योंकि अब हम इतने पास आ चुके हैं, ठीक है, फिर हमने यूएस के साथ युद्ध अभ्यास किया जो केवल 100 किलोमीटर दूर था हमारे एलएसी से, यानी कि चाइना और हमारे बॉर्डर से, ठीक है। तो इस पे चाइना ने बोला कि आप 1993 1996 के प्रोटोकॉल्स भूल रहे हैं, ऑल ऑफ दैट, ये सब कुछ वगैरह, ठीक है। तो फिर इंडिया ने बोला कि आप कोई नहीं होते कि कोई थर्ड कंट्री वीटो नहीं करेगी इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप को। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम वीटो नहीं कर सकते तो हम एक तवांग क्राइसिस कर देते हैं। फिर उन्होंने तवांग क्राइसिस कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अभी यूएस के लॉ मेकर्स कह रहे हैं भारत भी ऑब्वियसली अब चाहेगा ही, करेगा, क्वाड और स्ट्रेंथन करेगा एंड ऑल ऑफ दैट, मिलिट्री पार्टनरशिप ये कुछ बढ़ेगी है हमारी। तो फिर इसके बाद हमारा फिर रिश्ता स्ट्रांग हो जाएगा, फिर वो कुछ और कर देंगे थोड़े टाइम में। तो ये लूप है, यूएस और हम साथ में आए, फिर एक क्राइसिस हुआ, चाइना क्योंकि वुडंट लाइक इट, गेट इट वुड गेट वेरी एंग्री अबाउट इट। फिर उसके बाद हम और स्ट्रेंथन करेंगे, फिर हमारे यूएस के साथ रिश्ता स्ट्रेंथन करने की वजह से फिर दिक्कत होती है, फिर हम और स्ट्रेंथन करते हैं, फिर तो ये एंटायर फ्रिजिलिटी हो गई कि आप जितना वीक करेंगे हम उतना और स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे इसको। तो अभी इसको मैं किसी भी अच्छे या बुरे सेंस में नहीं बता रही, बस एक पैटर्न बता रही हूँ आपको कि ऐसा हो रहा है। ऑल्दो इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व हैं और हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि क्या चाइना के बॉर्डर अटैक्स का पैटर्न रहा है जब से हम आजाद हुए तब से लेके अभी तक, ठीक है। पोल बॉन्ड्स अकाउंट फॉर 10% to 100% donations to regional parties. Now why are we discussing this? I have many a times reiterated this fact, the importance or the significance of electoral bond scheme for you. Now that it is pending with the Supreme Court also, it becomes all the more important for you to prepare on this particular topic. Okay, now UPSC क्या कर सकता है, इट कैन स्केयर यू फर्दर बाय नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम डायरेक्टली, रादर इट वुड formulate a question on political financing. Okay, now this is a question जहाँ पे आपको maximum इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में ही लिखना है, बट ऑफ कोर्स आप डर जाएंगे, आपको तो लगता है कि पॉलिटिकल फाइनेंसिंग ये क्या पूछ दिया, इस पे क्या आंसर लिखे अभी हम, है ना। तो इसीलिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को। हम बहुत बार देख चुके हैं क्या दिक्कतें हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, अच्छाइयाँ तो बहुत कम है खैर, बट स्टिल। लेकिन एक जो एक आप इसे मिथ कहें या क्या, मिथ भी नहीं कह सकते, ये बात तो सच ही है कि जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, वो सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड से उनको डोनेशन मिलती है, दैट्स अ ट्रू फैक्ट। लेकिन ऐसा सोचा जाता है कि रीजनल पार्टीज की बात नहीं होती, तो ऐसा नहीं है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का फायदा रीजनल पार्टीज को भी मिल रहा है और वो यहाँ के डेटा से पता चलता है। ओके, फ्रॉम 100% ऑफ ऑल ग्रांट्स, जो अभी देखिए क्या है, जो बीजू जनता दल है, उड़ीसा की जो रूलिंग पार्टी है, नवीन पटनायक जी आप जानते हैं, बीजू पटनायक जी वॉज हिज फादर। ओके, तो बीजू जनता दल का जो सारे ग्रांट, डोनेशन, कंट्रीब्यूशन जो भी उनको जनता से मिलती है, जो भी सब कुछ, उसका सब कुछ सम अप कर देंगे तो सारा का सारा इलेक्टोरल बॉन्ड से ही आ रहा है। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, उनको कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन आई है, तो 10%
यानी कि उनके जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशन आई हैं उसका 10% इलेक्टोरल बॉन्ड से आया है। तो ये एक ब्रॉड रेंज है 10% to 100%, बट ऑफ कोर्स रीजनल पार्टीज आर ऑल्सो गेटिंग बेनिफिटेड, sort of benefited by this electoral bond scheme. ओके, तो बस यही एक ब्रीफ चीज मुझे आपको बतानी थी, नथिंग मच हियर। ओके, what is the latest clash between AAP and the Delhi LG? Now this is important, please do not ignore ये वाला टॉपिक दिल्ली एलजी और गवर्नमेंट के बीच में ये जो टसल छिड़ता रहता है, ये समझ के कि एक रीजनल इशू है, wouldn't be asked in the UPSC. Okay, in the past UPSC has asked this question, I believe in 2018, because दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल है, दिल्ली के पास ना पब्लिक ऑर्डर है ना पुलिस है, ओके ना लैंड है अपना, स्टेट सब्जेक्ट कह रही हूँ मैं, उनके पास नहीं है, सरकार इस पे नहीं लॉ बना सकती ना ही गवर्न कर सकती है। इसीलिए बार बार मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ये बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, पुलिस हमारी नहीं है, केंद्रीय सरकार की है एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो ये सब कुछ तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी, अगर आपको 2018 का केस मैं बता ही देती हूँ, ये केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप और एलजी के बीच में आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो जो भी सक्सेसिव टसल है, आप प्लीज पे एन अटेंशन टू इट। क्या संविधान कहता है, प्लीज पे एन अटेंशन टू इट। आर्टिकल 239 AA, प्रिपेयर इट। GNCTD बिल, प्रिपेयर इट, 2021 में आया था। ओके, तो ये तो सब आप खुद से देखेंगे। तो 2018 की सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही थी मैं, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहा था, जिसको इतने बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में फ्रंट पेज पे मिस्टर केजरीवाल स्माइलिंग के हमारी जीत हुई है एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, देखिए जो एलजी है ना, एलजी बाकी गवर्नर्स की तरह ही है, तो उनको अपने सारे डिसीजंस एड एंड एडवाइस पे ही लेनी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। ठीक है, बस आप अपना डिस्क्रिशन वहां अपना सकते हैं, जैसे पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर बेसिकली, यानी कि पब्लिक ऑर्डर, और लैंड पे, क्योंकि यहाँ पे तो स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिला हुआ ना राइट, तो यहाँ आप ठीक है, यू कैन इग्नोर द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अदरवाइज यू कैन डू दैट, बिकॉज द रियल गवर्नमेंट इज हु इज द रूलिंग पार्टी। ठीक है, जो सरकार बनाए हैं, जो साथ मिल के जिन्होंने। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और चीज समझ आ रही है, आपको याद होगा हमने कल देखा था कि एक आम आदमी पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन, आई थिंक, उन्होंने कहा था कि एलजी थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज शहनशाह, ये तो उनका मैटर भी नहीं है, पता नहीं क्यों इसमें घुस रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट, बट स्टिल लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर। अब दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी ने डायरेक्ट किया है चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जी को कि आप इंप्लीमेंट कीजिए 2016 का एक ऑर्डर। किसका ऑर्डर? कमिटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग, CCRGA का 2016 का एक ऑर्डर है, उसे इंप्लीमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। अब ये ऑर्डर क्या है? ये ऑर्डर कहता है कि रिकवर करना है 97 करोड़ रुपीस इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट भी लगेगा इसके ऊपर। किससे? रूलिंग आम आदमी पार्टी से, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स दी हैं, किसके नाम पे? गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स के नाम पे 2015 और 2016 में। ठीक है, तो ये बेसिकली बस उन एस्केलेशंस में से एक है जो दिल्ली गवर्नमेंट और एलजी के बीच में काफी सालों से, जब से इन्होंने सरकार बनाई है तब से छिड़ी हुई है। ठीक है ना, व्हाट इज CCRGA? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, ये एक 3 मेंबर बॉडी है जिसे फॉर्म किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा 2016 में ही, और उसी में इन्होंने ऑर्डर दिया था। ठीक है, तो ये बेसिकली इसको क्यों फॉर्म किया गया था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन थी, किस केस में? कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जो 2015 का एक केस था। तो बेसिकली ये बॉडी को क्यों बनाया गया था और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था? क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का एडवर्टीजमेंट होती हैं हर तरह के मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यहाँ लिखा है, उसके कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया था, आई स्पीक द वर्ड मैंडेट, के जो स्टेट बॉडीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनको भी अपनी रिस्पेक्टिव ये बॉडीज बनानी है कंटेंट रेगुलेशन वाली। तो ऑफ कोर्स बहुत सारी स्टेट्स ने अपनी कमिटीज बना ली स्टेट लेवल पे, ठीक है, ताकि अपनी पब्लिक एडवर्टाइजिंग कंटेंट को वो रेगुलेट कर सके। लेकिन बहुतों नहीं, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या किया, CCRGA को ही कंसेंट दे दिया, जनरल कंसेंट दे दिया कि आप ही हमारे एडवर्टीजमेंट्स के कंटेंट को मॉनिटर कर सकते हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इन इट्स ऑर्डर हैड आल्सो इशूड, अब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी निकाली थी कि क्या होनी चाहिए पब्लिक फंडिंग एडवर्टाइजिंग
जो सरकार करती है बेसिकली उसको जनता पैसा एक्सचेकर से पैसा आ रहा है ना, टैक्स पेयर्स पैसा दे रही है एडवर्टीजमेंट के लिए, तो आप उसको खुद की पॉलिटिकल ग्लोरिफिकेशन की कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से गाइडलाइंस में से कुछ कुछ गाइडलाइंस ऐसी थी दैट द गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग शुड मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी और अपनी ग्लोरिफिकेशन जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। और ना ही आप अपना एक पॉजिटिव इंप्रेशन दे सकते हैं अपनी पार्टी का, ना ही आप नेगेटिव इंप्रेशन दे सकते हैं किसी और जो आपकी क्रिटिकल पार्टी है, ऑपोजिशन है, उनका। दे ऑल्सो शुड नॉट बी यूज एट पेट्रोनाइजिंग। आप किसी पर्टिकुलर मीडिया हाउस को पेट्रोनाइज भी नहीं कर सकते। देखिए वैसे यहाँ पे ये दिल्ली गवर्नमेंट और एलजी के बीच में एक टसल है, पर ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मैं बस एक जनरल टॉक आपके साथ कर रही हूँ कि ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसने गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट में थोड़ा सा ग्लोरिफिकेशन ना हो। तो ये ग्लोरिफिकेशन वाली चीज़ फिर सब पे अप्लाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आई एम एन आम आदमी पार्टी सपोर्टर और एनीथिंग, नो, आई एम जस्ट टॉकिंग जनरली। नो पार्टी इज देयर, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो अपने पर्टिकुलर लीडर और उसको ऐसे ग्लोरीफाई नहीं कर रही होती। ठीक है, तो व्हाट इज द CCRGA 2016 ऑर्डर months after its formation, the CCRGA following। अब देखिए क्या हुआ था, थोड़ा सा ब्रीफ जान लेते हैं, क्योंकि आप देखिए रट नहीं पाएंगे, पता है जब तक आपको केस नहीं पता होगा। Seriously, trust me on that. You will never be able to rectify things. You have to have a basic understanding। अगर 2 मिनट लग के कोई आपको समझा रहा है, अगर आप सुन लेंगे तो ये आप ही के दिमाग के लिए भला है, क्योंकि आप वरना मैस करके आएंगे सब कुछ पेपर में। ठीक है, months after its formation, CCRGA following a complaint from Congress। अभी देखिए CCRGA बना ही था 2016 में, तो कांग्रेस के जो लीडर हैं अजय माकन, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कंप्लेंट की। ठीक है, तो उन्होंने कंप्लेन की कि देख लीजिए कि पॉलिटिकल ग्लोरिफिकेशन हो रही है एडवर्टीजमेंट्स के माध्यम से। तो फिर CCRGA ने नोटिस इशू किए दिल्ली सरकार को। ठीक है, कि आप वायलेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की मैंडेटेड गाइडलाइंस को। ठीक है, तो इसके रिस्पॉन्स में दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने CCRGA को इन्फॉर्म किया कि देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में ये भी कहा था कि हम मैंडेट करते हैं हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी बॉडी बना सकते हैं, तो हम अपनी बॉडी बना लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा। ठीक है, तो ये साथ में मिस्टर माकन ने बोला। ओके, फिर मिस्टर माकन दिल्ली हाई कोर्ट भी गए थे इस मैटर में, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने 2016 में रूल किया कि यूनियन टेरिटरीज तो कर ही नहीं सकती ऐसा। यूनियन टेरिटरी को तो अपनी कमेटी बनाने का हक ही नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की बात थी, तो आपको तो CCRGA ही रेगुलेट करेगी। ठीक है, तो फिर CCRGA आफ्टर इट्स इन्वेस्टिगेशन पास्ड एन ऑर्डर ऑन September 16, 2016 रूल करते हुए that a number of Delhi government advertisements had violated the guidelines on various fronts। जैसे उन्होंने false और misleading ads publish की थी, उन्होंने अपनी पार्टी जो भी उनकी पावर में उसको नाम द्वारा रेफर किया था अपनी पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट्स में, अपने गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट्स में, सॉरी, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन थी, टारगेटिंग पॉलिटिकल ओपोनेंट्स था। द कमिटी ऑल्सो डायरेक्टेड कि दिल्ली गवर्नमेंट का जो डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी है, उनको उन्होंने डायरेक्ट किया कि बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना होगा स्पेसिफिक गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट्स को, आपको क्वांटिफाई करना होगा इन पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट्स पे कितना मनी खर्च हुआ, कितना पैसा लगा था, और वो आम आदमी पार्टी से आपको रिकवर करना होगा। फिर जब ये DIP बेसिकली बैठा, उन्होंने आइडेंटिफाई किया, तो फिर उन्होंने क्वान्टिफाई किया कि देखिए 97 करोड़ रुपीज़ हैं जो इन एडवर्टीजमेंट्स पे लगे हैं। ठीक है, तो फिर DIP ऑन March 30, 2017 उन्होंने आप कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी को बोला कि देखिए इसमें से आपको 42 करोड़ रुपीस तो अभी स्टेट एक्सचेकर को इमीडिएटली देने पड़ेंगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप डायरेक्टली एजेंसीज और पब्लिकेशंस को दीजिए जिन्होंने एडवर्टीजमेंट्स रन की थी विद इन 30 डेज। ओके, अब आम आदमी पार्टी का क्या रिस्पॉन्स रहा है, आम आदमी पार्टी हैज़ बीन एट द रिसीविंग एंड ऑफ पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म। अभी देखिए जनरली मैं आपको बता देती हूँ कि आम आदमी पार्टी के तो जो IT सेल है वो भी बड़ा शानदार है, तो हो गया है एक्चुअली आई थिंक, बिकॉज ये अपना जो ओपोनेंट है वो सीधा नेशनल लेवल पार्टी को मानने लगे हैं ना। तो फिर अभी ऐसा है कि ये कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आप एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च करते हैं, सारे क्रिटिसाइज करते हैं आम आदमी पार्टी को, तो ये डिफेंड करते हैं कि हम तो अवेयरनेस फैला रहे हैं, पता होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी या सरकार दिल्ली की कौन सी स्कीम नहीं लेके आ रही है, चाहे वो स्कूल्स के लिए हो, चाहे वो मिड डे मील्स में क्या मिल रहा है, ये सब कुछ बहुत सारी चीज़ें जो पता होना चाहिए। हम तो अवेयरनेस जनरेट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है पैसा लगना ज़रूरी है इतना ज़्यादा। ठीक है, तो ये बस थोड़ा सा पॉलिटिक्स है और बाकी कुछ नहीं। ties with Taliban now, we cannot discuss it before going to the last page of this newspaper and discussing another article।
Okay, because that is very important. Huge screams and cries. ओके, अफगान वुमेन एंग्विश्ड एट यूनिवर्सिटी बैन। तो इस पे क्या लिखा है? फाइनली हमने कल डिस्कस किया था कि तालिबान अपने ओरिजिनल अवतार को कंप्लीट करता है प्रॉपरली, जो तालिबान है, ठीक है। अब उन्होंने यूनिवर्सिटी बिल्कुल बैन कर दिया है कि यूनिवर्सिटी में अब कोई भी विमेन जाके नहीं पढ़ सकती। तो यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन हैज कम टू एन एंड फॉर द अफगान वुमेन एंड गर्ल्स। ओके, तो ये बेसिकली हुआ है, बट ऑफ कोर्स दिस इज वेरी डिसहार्टनिंग गिवन द फैक्ट के कैसे कुछ कुछ मीडिया हाउसेस द्वारा बताया गया है कि अब उनको केज्ड बर्ड्स फील होता है। इन काबुल, होम टू द कंट्रीज लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स गैदर्ड आउटसाइड देयर कैंपसेस ड्रेस्ड इन द ब्लैक क्लोक्स। तो बेसिकली वो हेड स्कार्फ में, जो अब तो तालिबान ने इम्पोज कर ही दिया है, बुर्का सब कुछ पहने हुए थे और एक दूसरे को हक कर रहे थे। दे वर इन टीयर्स, और उन्होंने बोला कि वी फेल्ट लाइक केज्ड बर्ड्स, वी हग्ड ईच अदर, स्क्रीम्ड एंड क्राइड कि क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा। ओके, तो ये चीज़ अभी देखिए क्या है कि बहुत सारे लड़कों ने बोला है, जो पढ़ते हैं, लॉ ग्रेजुएट एक स्टूडेंट है, उन्होंने लॉ स्टूडेंट है एक, वो बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल दिखाता है कि तालिबान बिल्कुल ही जाहिल गवार लोग हैं और उनको कुछ नहीं आता। उनको ये भी नहीं पता कि इस्लाम कहता क्या है। इस्लाम के नाम पे ये लोग कुछ भी करी जा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स इनको पता नहीं है। दे आर ऑल नॉनसेंसिकल दिस, बट फैक्ट ये है बहुत सारे लोगों ने फिर यूनिवर्सिटी अटेंड ही नहीं की, बहुत सारे लड़कों ने। तो यही बेसिकली कॉल दिया जा रहा है कि हम 3 महीने तक वेट करेंगे, 3 महीने के अंदर अंदर अगर दोबारा ये बैन वापस नहीं लिया गया तो लड़कों को कॉल ऑन किया जा रहा है कि आप भी ना जाइए यूनिवर्सिटीज़। फिर जब यूनिवर्सिटीज़ ही खाली पड़ी रहेंगी तो फिर जब तक लड़कियों को भी अलाउ नहीं किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली तालिबान विल हैव टू कम ऑन इट्स नीज, ऐसा सोचा जा रहा है। बट होगा क्या? लेट्स सी। टाइज विद तालिबान। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी ब्रीफ एडिटोरियल। अभी देखिए रिसेंटली क्या हुआ है, आउटरेजियस डिसीजन जो तालिबान ने लिया है, अ बैन ऑन फीमेल स्टूडेंट स्टडिंग इन यूनिवर्सिटीज। जो कैबिनेट मीटिंग का डिसीजन है इज वन इन अ सीरीज दैट वाइप्स आउट द मेनी सोसाइटल गेन्स। तो 2001 के बाद से, जब लास्ट टाइम तालिबान को हटाया गया, उसके बाद से जो इतने गेन्स हुए डेमोक्रेसी को लेके, ये सब कुछ हुआ, विमेन मिनिस्टर्स बनी, एमपीज हुई, ये सब कुछ सब खत्म हो गया। मतलब वो सारे गेन्स चले गए, है ना। These decrees include banning Afghan school girls from studying above grade 6। आप छठी कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सकते, आप जॉब रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप ये नहीं, जर्नलिस्ट नहीं बन सकते, आप पब्लिक स्पेसेस में नहीं जा सकते, आप जिम नहीं जा सकते, आप पब्लिक पार्क्स में नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। In effect, a regime that is growing crueler and less rational by the day wants। अभी देखिए क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बेसिकली पब्लिक साइट में, यानी कि बाहर सड़क पे, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन दिखे ही ना। विमेन ही है ना हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, तो वो दिखे ही ना। आपका बस यही इंटेंशन है और वो हो जाएगा पूरा, अब हो गया है। मेकिंग द डिसीजन पब्लिकली एंड ऑफिशियली इस, अब देखिए इतना इन्होंने नोटिस अपना पब्लिकली और ऑफिशियली निकाला। तो बेसिकली बस आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाना चाहते हो कि दोहा टॉक्स बाय बाय, व्हाट दोहा टॉक्स, हमने तो एम ही बोल दिया, इंक्लूसिव गवर्नमेंट, माइनॉरिटीज को इंक्लूड करेंगे, ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस, बकवास की थी वो सब कुछ। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी, ये जो यूएसए वगैरह कंट्रीज हैं, है ना, आपने जो अफगान इतना जल्दी आपने ट्रूप विड्रॉल कर लिया, ठीक है, और फिर आप उसके बाद अभी इंडिया ने जिस पे एब्सटेन किया, आपने कहा कि हम टेरर वाली उससे हटा रहे हैं इनको। तो इंडिया ने कहा कि आप एड भेज रहे हैं वहां पे, तो ये तो अपना, ये उस एड से खुद को चला रहे हैं, ये लोगों तक नहीं पहुंच रहा कुछ भी अफगानिस्तान में। तो ये बहुत सारी चीजें, लेकिन वही ना, इंटरनेशनल कम्युनिटी तो खुद को पता नहीं किस लेवल का समझती हैं, समझदार है ना, और वो ये सारी चीजें हमेशा अवॉइड करती हैं, स्पेशली द यूएसए, व्हाट। Okay, international community must now review its current policy towards the Taliban 2.0 regime. वाई नो कंट्री। अब देखिए तालिबान को, तालिबान 2.0 जो अभी दोबारा आया है, इसको कोई ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता, पर बहुत सारे लोग हैं। देखिए 12 से ज़्यादा लोगों ने अपनी डिप्लोमेटिक मिशन वहाँ खोले हुए हैं दोबारा से, है ना। तो भारत भी उसमें से एक है। हम भी तो एंगेज कर रहे हैं ना। हमारा एक समय पे ये कहा करते थे हम कि टॉक्स एंड टेरर डू नॉट गो टुगेदर, अभी भी हम यही कहते हैं, पाकिस्तान को हम ये कहते हैं, लेकिन तालिबान से हम बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा समझ नहीं आता यहाँ के बहुत सारे लोगों को। द गवर्नमेंट has sought to explain its decision। तो
तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने उनके एक मिनिस्टर से भी, तालिबान के मिनिस्टर से भी बात की है रिसेंटली, इसी राजुद्दीन हक्कानी। अब ये कौन है, ये हमारे बहुत सारे इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन पे अटैक प्लान कर चुके हैं, ही हैज़ बीन इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ इंडियन किलिंग्स, ठीक है। तो हमने इनके साथ बातचीत कर ली। तो फिर सरकार से जब उनके खिलाफ ये क्रिटिसिज्म उठा तो उन्होंने बोला कि देखिए हम प्रैग्मेटिक हैं, यानी कि हम बिल्कुल ही आइडियलिस्टिक भी नहीं हो सकते और बिल्कुल ही पेसिमिस्टिक भी नहीं हो सकते, तो इसीलिए हम बीच का पाथ होता है प्रैग्मेटिज्म, प्रैक्टिकलिटी। तो प्रैक्टिकलिटी ये कहती है कि अगर हम जो एड भेज रहे हैं वो स्मूथ डिलीवरी उसकी हो पाए, और लोगों की हेल्प तो हमें करनी है। देखिए ह्यूमैनिटेरियन एड तो भारत ने हर जगह भेजा है, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो अफगान हो, हर जगह, पाकिस्तान भी। तो ये तो हमारा खैर एक कह सकते हैं कि ड्यूटी है, तो वो पहुंचे, तो इसीलिए हमें तालिबान को बताना तो पड़ेगा कि हम इतना आटा, इतना गेहूं, ये सब कुछ भेज रहे हैं, पहुंच जाए लोगों तक, क्योंकि पॉवर्टी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो हमने बस इसीलिए उनके साथ बातचीत की है। इनफैक्ट दीज पॉलिसीज है वो अब, लेकिन पर बात ये है ना कि हम चाहे कितने भी प्रैग्मेटिक हों, लेकिन ऐसे तालिबान को तो अब कॉन्फिडेंट हो गए वो लोग कि एक पॉइंट के बाद कितना ही हमें आइसोलेट कर लेंगे, आ गए ना सब, दे हैव कम टू टर्म्स। कितने दिन चला तालिबान की बातचीत कि 7th सेंचुरी लॉ आ गया एंड ऑल ऑफ दैट, कितने दिन न्यूज़ में देखा आपने कि विमेन विल बी कम्प्लीटली अपने राइट्स खो देंगी, और कितना दिन आपने लोगों को ये सब हो गया ना ठंडा, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। यूक्रेन का वॉर के बारे में बात होती है, वो भी कितने दिन हुई, कितने दिन आपने फ्रंट पेज पे यूक्रेन की वॉर को, ये सब कुछ ना जो केवल उस कंट्री का कंसर्न है ना, उधर का ही रह जाता है, किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज ये कोविड जैसा कुछ फैलने वाली चीज़ ना हो। तो बट दैट्स द ट्रूथ, है ना। ह्यूमन राइट्स के बारे में बातें होती हैं, यूनाइटेड नेशंस एंड ऑल, ये सब कुछ नहीं होता, होता है पर वो जो खुद को ह्यूमन राइट्स के डिफेंडर्स मानते हैं, अगर आप जो बाइडन को जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला कि हम ह्यूमन राइट्स के डिफेंडर्स हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो फिर उसके बाद आपने ह्यूमन राइट्स के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि क्या आपके इस तरह से एब्रप्टली रातों रात सरकार को बताए बिना आप वहाँ से चले गए तो क्या होगा आपके बाद विमेन का, क्योंकि विमेन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, दिस इज़ व्हाट यू से, दिस इज़ व्हाट हिलेरी क्लिंटन जो आपकी पार्टी की चीफ हुआ करती थी एक टाइम पे वो कहती थी। सो लॉट ऑफ दैट, मेरा पॉइंट बस इतना है कि एक टाइम के बाद सबके कंसर्न्स ठंडे पड़ जाते हैं, किसी को किसी देश से नहीं पड़ी, वो जो भुगत रहा है ही और शी विल हैव टू गो थ्रू इट, द कंट्री विल हैव टू सफर अल्टीमेटली। ओके, व्हाइल गिविंग शेल्टर टू टेरर, अब देखिए यहाँ पे लिखा है इनफैक्ट दीज पॉलिसीज, इसीलिए अब उनको पता चली क्या, ठीक है थक हार के चाइना हमसे बात कर रहा है, पाकिस्तान तो वैसे ही हमसे बात करता है, सब हमसे बात कर ही रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस में भी हम एक टाइम के बाद हमें अपना ही लेंगे, तो ठीक है कुछ गलत नहीं किया हमने। वाइल गिविंग शेल्टर टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, अभी और हमको पता है कि देखिए इंडिया ने भी बात किया है, लेकिन हमें ये बात पता है कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पनाह दी हुई है जो इंडिया के पार्लियामेंट को अटैक कर चुके हैं, इंडिया के लोगों को अटैक कर चुके हैं इन एडिशन। तो ये बात तो तालिबान को भी पता है ना कि हमने इतने सारे जो इंडिया को अटैक करते हैं लोगों को पनाह दी हुई, तब भी हमसे इंडिया बात कर रहा है। तो यही बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच अपनाई है, कोई ज़रूरत नहीं है सुधरने की, ये सब कुछ नहीं है। इन एडिशन न्यू दिल्लीज डिसीजन टू कैंसिल ऑल वीज़ाज टू अफगान्स हर्ट फीमेल, अब देखिए साथ ही में भारत ने अपने सारे वीज़ाज, कुछ सिख माइनॉरिटीज़ को हमने आने दिया था, बस हमने सारे वीज़ाज कैंसिल कर दिए थे अफगान्स को, तो इसीलिए फीमेल स्टूडेंट्स यहाँ भी नहीं आ सकती पढ़ने के लिए, इंस्टेड ऑफ प्लीडिंग हेल्पलेसनेस। तो इसीलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी जो बार बार कहती रहती है हम क्या कर सकते हैं, हमें बहुत दुख है पर हम हेल्पलेस हैं, तो आप ये क्यों नहीं समझते कि तालिबान जो इशू है उसके कोर पे विमेन राइट्स लाए करते हैं। ओके, ये एक डिजायरेबल आउटकम नहीं है, ये ही आपका बस अटमोस्ट यही वो होना चाहिए गोल, इट मस्ट कर्टेल एंगेजमेंट विद द तालिबान विच डिपेंड्स ऑन, अब देखिए अगर आप तालिबान को थोड़ा सा सबक नहीं सिखाएंगे, कुछ उनसे थोड़ा आइसोलेशन रियल टर्म्स में नहीं करेंगे, तो फिर कैसे मतलब प्रेशर जनरेट होगा। तो ये चीज़, लीडिंग नेशंस शुड ऑल्सो क्रिएट प्लेटफॉर्म्स आउटसाइड अफगानिस्तान फॉर नॉन तालिबान अफगान लीडर्स। तो वही चीज़ जैसे रिसेंटली अभी तजाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें क्या बोला गया था, जो फॉर्मर वुमेन एमपीज थी वहाँ पे वो भी प्रेजेंट थी। ओके, तो उन्होंने बोला कि देखिए आप टेररिस्ट लोगों से बातें कर सकते हैं, जो ये दोहा टॉक्स चली, जो दोहा अग्रीमेंट हुई, जो ट्रंप ने साइन की तालिबान के साथ, तो एक
एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना तालिबान, तो उनको एक पॉलिटिकल स्पेस दे सकती है। आप इक्वल टर्म्स बात कर रहे हैं कि यूएस जो एक सुपर पावर है वो बात कर रही है तालिबान की इक्वालिटी, वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस रख रहे हैं, वो अपनी रख रहे हैं, और उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस अपनाई गई तालिबान की, तो आपने उनको इक्वल अपने लेवल पे रखा ना, अपने से ज्यादा ही, क्योंकि उनकी वो तो सब फुलफिल हो गई। तो आप लेकिन फॉर्मर अफगान लीडर्स को एक पॉलिटिकल स्पेस नहीं दे सकते, उनके साथ अग्रीमेंट नहीं हो सकती, उनके कंसर्न्स को नहीं सुना जा सकता। व्हाई इज दैट सो? ओके, तो ये बात बेसिकली कही जा रही है। आप थोड़ा बहुत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल पे, हाँ, ये बस कह देने से बातें कुछ नहीं होती। यू विल हैव टू वॉक द टॉक, एंड फॉर दैट ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ बहुत स्पाइन चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में सच में बात करने के लिए। China limits its definition of COVID-19 death count. So there is nothing in it. बस इतनी सी बात है कि चाइना का यही स्ट्रैटेजी है खुद को दिखाना कि हम तो यहाँ पे इतनी डेथ्स नहीं हुई हैं कोविड-19 की वजह से। तो कोविड-19 की डेथ काउंट ही सिर्फ इतने लोग करते हैं जिनको एक्चुअल में मतलब निमोनिया हुआ हो, इस वजह से जिसकी डेथ हुई है, तो ही कोविड-19 की डेथ के काउंट में इसे इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज थी या कोई भी था और आपको कोविड भी हो गया, तो फिर वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा कोविड डेथ में। तो अभी इसीलिए यूएस में तो बहुत लिबरल काउंटिंग मैकेनिज्म है, तो इसीलिए यूएस में लाखों की तादाद में जब लोगों की जान गए, केसेस आए, तो फिर वो ऐसे दिखा कि बहुत बड़ा रिस्क है, और चाइना ऐसे दिखा कि उन्होंने इतनी शानदार तरीके से अपना पॉलिसी अपनाई, और फिर लोगों ने कईयों ने बोलना शुरू कर दिया कि टू मच डेमोक्रेसी इज नॉट गुड, वी शुड लर्न फ्रॉम चाइना बिकॉज चाइना हैज दिस सॉर्ट ऑफ टॉप डाउन अप्रोच एंड हेंस इट कैन डू एनीथिंग। तो ये तो फिर कहीं ना कहीं चाइना से ही पूछिए कि क्या स्ट्रैटेजी वो अपनाता है। बिल टू, अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, बस इतना सा बताना है, सिंस अ लॉट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैज कम अप रिसेंटली, ओके। तो बेट्टा कुरुबा जो मैंने आपको बताया था कर्नाटका, मैचिंग के लिए आ सकता है ना कि ये पर्टिकुलर ट्राइब कौन से स्टेट में शेड्यूल्ड ट्राइब है, ठीक है। तो हट्टी कम्युनिटी हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, बीजेपी के जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने जाके प्रॉमिस किया था, तो ये तो बहुत पब्लिक डोमेन में था। अब यहाँ पे क्या है, छत्तीसगढ़ की बिंजिया ट्राइब जो है, बिंजिया कम्युनिटी और इसके सारे सिनोनिम्स, तो ये इनको भी एसटी में ऐड करने के लिए बिल पास किया गया है। तो बिंजिया इज छत्तीसगढ़, मतलब मैच करना आपको आना चाहिए, ठीक है। मेरीटाइम एंटी पायरेसी बिल पास्ड इन राज्यसभा, तो ये हम देख रहे थे जब इस पे पॉलिटिकल स्पेकुलेशन चल रही थी। आई एक्सपेक्टेड टू कम इन द टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट सेक्शन और द एक्सप्लेन्ड सेक्शन। एंटी पायरेसी बिल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंटरनल सिक्योरिटी का जो मेरीटाइम आपका सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको याद होगा हमने कल ही डिस्कस किया था जो ड्रग अब्यूज़ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो हूच ट्रेजिडी है, ऑल ऑफ दैट तो जब हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो ये लिकर में घुस के ख़त्म हो जाएगा या फिर ड्रग्स में, तो फिर कौन कौन सा डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा। तो इसीलिए इसको कर्व करना बहुत ज़रूरी है। और इसको पढ़ते पढ़ते हम एक और चीज़ पे, एक और डेटा पे आए थे जो मिस्टर ओवैसी ने पॉइंट आउट किया था पार्लियामेंट में, कि हमारा जो ड्रग्स है वो भारत में 70% सी रूट से आ रहा है, ठीक है। तो जब सी रूट से आ रहा है तो एक बहुत टफ मेरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी चाहिए। तो इसी के वेक में आप मेरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, अब तो आंसर कंप्लीट ही नहीं होगा आप एंटी पायरेसी बिल अगर उसमें मेंशन नहीं करेंगे और लॉ बन चुका होगा तब तक, तो ठीक है। तो बन गया है ऑलमोस्ट, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट का असेंट बाकी है बस। तो राज्यसभा ने वेंसडे को पास कर दिया है मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल। ओके, पायरेसी आप जानते हैं, लूटना होता है जो शिप्स को। ओके, वेंसडे को फाइनली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने बोला है कि हम इसको क्यों लेके आए हैं, जो अनक्लॉज है उसके सारे एस्पेक्ट्स को फुलफिल करने के लिए। वी आर अ सिग्नेटरी टू दी अनक्लॉज, ओके, जो बेसिकली कॉपरेशन और डिप्रेशन ऑफ पायरेसी की बात करता है हाई सीज में। एड्रेसिंग द कंसर्न्स रेज्ड बाय द स्टैंडिंग कमिटी ऑन ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग, द सेंटर हैज ड्रॉप्ड द प्रोविजन फॉर ट्रायल इन, अब देखिए दिस आई विल डिस्कस टुमारो, ओके, इफ इट कम्स अप इन द एक्सप्लेन्ड सेक्शन वगैरह, इसको बहुत अच्छे से हम देखेंगे क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। टारगेटेड रिलीफ ड्यूरिंग द पैंडेमिक, staved off recession. um, you know you know what, foreign policy absolutely fantastic, soft power absolutely fantastic, G20 good, culture, heritage, tourism fantastic, but not economy. I hope you got my point. कहीं चीज़ें जो सरकार कन्विंस करने की कोशिश करती है इकोनॉमी के फ्रंट पे, वो इतना कन्विंसिंग है नहीं। कहीं ना कहीं आप इसको नहीं जुटला सकते कि
हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही थी कोविड से बहुत पहले, ठीक है, 2018, 2019 में बहुत ही बुरी हालत शुरू हो गई थी। तो सिर्फ ये कह देना अपना पल्ला आप नहीं झाड़ सकते कि कोविड ने आके डिसरप्ट किया और भारत तो दूसरों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है कोविड में एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है, यू कांट डू दैट। फिर उसके बाद ये कहा जाना कि यूके को हमने ओवरटेक करके हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, मैं खुद बोलती हूँ क्योंकि तो हम इंडियंस हैं ना, हम तो खुश होंगे ही। खैर हम तो नंबर 1 बन जाए हम तो बहुत खुश हैं। बट द फैक्ट इज कि ये रीजंस कुछ और हैं, इसीलिए नहीं कि सरकार ने बहुत ऐसे, अगेन इनइक्वालिटी बहुत है, बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर तो जो इकोनॉमिक सर्वे जस्ट कोविड पैंडेमिक के टाइम पे और उसके बाद आया था, वो इकोनॉमिक सर्वे नहीं था, वो एक पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन थी अपने थोड़ा सा जो आप डिसफंक्शनल रह गए कोविड को इकोनॉमिकली संभालने में। तो ऐसी चीज़ें थोड़ा सा कन्विंसिंग नहीं रखती, बट स्टिल आई वुड डिस्कस दिस आर्टिकल। ओके, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो है, जो आरबीआई अपने स्तर पे करता है, मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट बढ़ाना इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए, और सो मच सो के आरबीआई को एक जस्टिफिकेशन देनी पड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये एक्सप्लेन करते हुए कि वो इन्फ्लेशन को 6% तक के बैंड में क्यों नहीं रख पा रही। पर बात ये है ना, जब जब स्रोत इन्फ्लेशन का टमेटो इन्फ्लेशन है, और फिस्कल पॉलिसी भी तो आनी चाहिए, बट ऑफ कोर्स गवर्नमेंट से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मान सकता। और ये मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के बारे में बात नहीं कर रही, बस एक फैक्ट बता रही हूँ आपको। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली निर्मला सीतारमन जी ने क्या कहा है, द कंट्री डिड नॉट स्लिप इनटू एन इकोनॉमिक रिसेशन बिकॉज ऑफ द टारगेटेड अप्रोच टेकन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इन्होंने बोला है कि हम रिसेशन में इसलिए नहीं गए, ऑलमोस्ट हर एडवांस्ड इकोनॉमी रिसेशन के फियर्स उस पर लूम करते हुए दिख रहे हैं, पर भारत में नहीं, क्योंकि भारत में हमने नोट नहीं छापे। ठीक है, ये तो खैर हम भी नहीं है, इसके सपोर्ट में कोई भी नहीं है। ये प्रिंटिंग मनी और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो इससे ये तो बहुत ही बेकार स्ट्रैटेजी है, दिस शुडंट बी अडॉप्टेड एट ऑल एंड राइटली सो। ये नहीं किया, ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी जो इन्होंने ये कहा है। साथ ही में बाहर क्या हुआ, हमने बहुत पढ़ा कि स्टिमुलस पैकेजेस दिस इज हाउ यू। तो अब इन्फ्लेशन देखिए ना, 11.5% इन्फ्लेशन भी तो उन्हीं की है। जब इतना मनी छाप के उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फिर यही होगा ना, इतना कैश इन हैंड आएगा। तो ये सारी चीज़ें इज नॉट अ गुड थिंग। सो इफ वी डिडंट डू इट, ऑफ कोर्स a lot to the government's credit. Okay, let's move on to the next article. Okay, we will enter Karnataka like China entered India. मिस्टर राउत, संजय राउत जी जो शिवसेना के एक मेंबर हैं, उन्होंने ये बोला है कि अभी बेलगावी इशू आपको पता है, बस मुझे इस पे आपको इतना बताना है कि बेलगावी इशू जो है वो बहुत बड़ा इशू है। तो आपके लिए GS2 के पर्सपेक्टिव से इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नॉट ओनली बेलगावी बट ऑल्सो जो हम देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, असम के डिस्प्यूट, मेघालय के साथ, मिजोरम के साथ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग। एक मैं सब बता चुकी हूँ आपको, कैसे आपको मैप बनाना है, क्या क्या उसमें दिखाना है, मेंशन करना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तो इसमें बस इतनी सी बात है कि इन्होंने बोला है कि कुछ नहीं कर पाई ना सरकार, चाइना बार बार घुस जाता है भारत में, तो फिर हम भी घुस जाएंगे कर्नाटका में। और जो डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं, जो मराठी स्पीकिंग है, वहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन, तो हम उनको बिल्कुल उनसे पूछेंगे, वहाँ की जनता से, आप किसके साथ मर्ज करना चाहते हैं, और फिर कोई सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। फॉरेस्ट बफर जोन वोंट इफेक्ट पीपल, सेज केरला CM पिनाराय। तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपनी एक जजमेंट में कहा है कि चाहे कोई भी सेंचुरी हो, नेशनल पार्क हो, उसके आसपास का 1 किलोमीटर का जो एरिया है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया होगा। ठीक है, जोन होगा, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन होगा। तो इस इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में ESZ में किसी भी पर्टिकुलर तरह का किसी भी पर्टिकुलर तरह का कम्युनिटी नहीं रह सकती, कोई बिल्डअप नहीं हो सकता, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो सकती, सॉर्ट ऑफ अ बफर जोन होगा। तो इस पे बहुत प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं केरला में, क्योंकि ऐसा है ना कि केरला में इतना विसिनिटी में फॉरेस्ट के रहते हैं सारे के सारे, बहुत सारी फिशरमैन कम्युनिटी, बहुत सारे और लोग हैं ना, तो फिर आप उनको कैसे डिस्प्लेस कर देंगे वहाँ से, ये नहीं हो सकता। सो दे आर प्रोटेस्टिंग, बट केरला चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने कहा है कि ऐसा नहीं होगा, नथिंग वुड हैपन टू देम, वी वुडंट बी टेकिंग अप देयर लैंड एंड देयर लाइवलीहुड। सो बट अ लॉट ऑफ कंट्रीज आर ऑब्वियसली प्रोटेस्टिंग, नॉट ओनली केरला। अगर आपको लग रहा है कि ये पॉलिटिक्स है एंड ऑल ऑफ दैट, नहीं, सिर्फ केरला नहीं, कर्नाटका ने भी बोला है कि बहुत डिफिकल्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट की है, यू मस्ट प्लीज रिव्यू दिस पर्टिकुलर
जजमेंट ऑफ योर्स, बिकॉज इससे हम कैसे जो लोग इतने विसिनिटी में रह रहे हैं उनको डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें ठीक है। तो इन दी एंड मैं बस आपको ये कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि चैनल बहुत ही ज़्यादा कम चल रहा है। ऑफ कोर्स देखिए, हम कल इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बट बिफोर दैट 2 articles were left, very brief ones, nothing much here. बेसिकली शक्तिकांत दास जी ने कहा है कि जो नया नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा वो क्रिप्टोज की वजह से आएगा। तो क्रिप्टोज का जो आरबीआई है वो एक कंप्लीट बैन को कॉल करते हैं क्रिप्टोज पे। सो ये सब कुछ आपको पता है, आरबीआई का स्टैंड आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि वही ना, इतना लेवल का ऑटोनमी। फिर आरबीआई ने तो साफ बोल दिया है, कल को कोई इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन होती है, आरबीआई वुडंट कम टू रेस्क्यू यू। तो मस्क ने कहा है कि फाइनली ठीक है, पोल वाले सब चाहते ही हैं कि मैं हट जाऊं, तो मैं हट जाऊंगा। जब तक मुझे कोई और रिप्लेसमेंट अपनी नहीं मिल जाती तब तक मैं कंटिन्यू करूंगा, और उसके बाद हट जाऊंगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।